कल हमने 12 क्वेश्चन कर लिए थे इसके। नाउ 13th क्वेश्चन। आई सेट क्लास लग रही है मेरी तो सुन नहीं रहा। तो जाके भागो भाग भाग भाग। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस करेंगे। बाय विच अ कॉन्ट्रैक्ट गेट डिस्चार्ज इन डिटेल, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किस कारण से डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब दोनों पार्टियों को परफॉर्म नहीं करना पड़ता। किस कारण से वो डिस्चार्ज होता है? फर्स्ट आ गया परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के कारण, मान लो किसी एक पार्टी ने अपना टास्क परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, मान लो ए ने बोला था कि मैं तुझे 200 कुर्तियां बना के दूंगा। ठीक है, बी ने बोला था ठीक है, उन 200 कुर्तियों के बदले में मैं तुझे 20,000 रुपए दूंगा। ठीक है, तो जब तक 200 कुर्तियां नहीं देती, अब ए ने कह दिया कि मैं नहीं बना रहा, ए ने बनाई नहीं कुर्तियां या बनाई ही नहीं। ठीक है, उसको बोला गया था कि 3 तारीख तक दे देना, उसने बनाई ही नहीं, तो उसने नहीं दी कुर्तियां, तो इसलिए बी भी क्या है, अपने आप ही डिस्चार्ज हो कॉन्ट्रैक्ट से। उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं पड़ा क्योंकि आगे से रिटर्न ही नहीं आया। देन एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट में कुछ हो जाए, ठीक है, एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दे, वो बोल दे कि नहीं हमें इसको खत्म करना है, हम नया बनाते हैं। ठीक है, मान लो उस एग्रीमेंट में डेट थी 5 तारीख की, और 5 तारीख निकल गई, अभी तक उन्होंने अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, तो अब वो नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा उसको उनको। ठीक है, तो वो पुराना एग्रीमेंट क्या हो गया, खत्म हो गया, तो मतलब कि दोनों पार्टीज की ड्यूटीज भी क्या हो गई, डिस्चार्ज। देन फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन हमने कल ही पढ़ा था कि कुछ मिस हैपनिंग परफॉर्म हो जाए, काम करने से पहले कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो वो फ्रस्ट्रेशन के केस में आ जाता है। फिर भी कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही ब्रेच हो जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि एक म्यूजिशियन हॉल था। ठीक है, काम में आने से एक दिन पहले ही उसमें आग लग गई म्यूजिशियन हॉल में। ठीक है, यानी कि कॉन्सर्ट के एक दिन पहले उसमें आग लग गई, तो अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, जो कॉन्सर्ट वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट था म्यूजिक हॉल का, वो ब्रेच हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि मिस हैपनिंग हो गई और फ्रस्ट्रेटेड हो गया सारा काम। नाउ ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई पार्टी ही बोल दे कि हमें ब्रेच करना है, हमें तोड़ना है, या आप कोई इनोसेंट पार्टी से कर लो, माइनर से कर लो, तो भी क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेच हो। ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई आप कोई काम कर रहे हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, बाय इज रिस्पॉन्सिबल कर रहे हो, या लैप्स ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो उस काम को करने के लिए। ठीक है, या बैंक या इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा कोई काम कर रहे हो, या नोवेशन नोवेशन में काम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, ऐसा कोई काम कर रहे हो जो लॉ के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। Code and satisfaction is a method of discharging a contract whereby the parties agree to accept a different performance in statistical of the existing obligations. Once a new performance is accepting, the over original obligation is discharged. ठीक है, ऑर्डर एंड सेटिस्फेक्शन क्या है, अब मान लो वो म्यूजिशियन हॉल, मैंने क्या था कि वो फायर ने पकड़ लिया, तब वो म्यूजिशियन वाला उनको कोई और होल करवा के दे रहा है, या कोई और होल करवा के दे दें, या वो खुद कोई और होल कर ले, बुक कर ले। ठीक है, तो वो क्या है, उन नए एग्रीमेंट में शिफ्ट हो गए, तो जिससे उनको सेटिस्फेक्शन तो मिल ही जाएगी, उनका काम तो हो ही रहा है। तो सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग उनका क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नया परफॉर्म हो गया, और पुराने वाला ओरिजिनल वाला ब्रेच हो गया, टूट गया, खत्म हो गया। देन डिस्कस द रेमेडीज फॉर ब्रेचिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल और एग्रीव्ड पार्टी। अब जो ब्रेच हुआ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसकी तो कोई गलती थी ही नहीं, वो कैसे, अब वो क्या कर सकता है, उसको क्या क्या रेमेडीज दी जाएंगी, उसको क्या क्या सहायता दी जाएगी। ठीक है, एक पार्टी ने बोला कि मैं तेरे को प्रोडक्ट बना के देना, उसने बना के ही नहीं दिया, दूसरे पार्टी का तो नुकसान हुआ होगा ना कुछ, उसने आगे सेल करना होगा, या उसने पैसे लगाए होंगे, तो वो जो नुकसान हुआ, वो रिकवर कैसे होगा। ठीक है, तो ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या रेमेडीज रखी जाती हैं कि जो सामने वाली पार्टी से, उस ग्रीवेंस पार्टी है जिसको नुकसान हुआ, उसको कैसे बचाया जा सकता है। सबसे पहले तो डैमेजेस। मोस्ट कॉमनली रेमेडीज क्या है, जो भी डैमेजेस हुए हैं वो पे कर दो। ठीक है,
अगर कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है कंपनी उस सामने वाली पार्टी का, तो हमें उसके डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। और डैमेजेस के टाइप भी आगे, सबसे पहले कंपनसेटरी डैमेजेस। कंपनसेटरी डैमेजेस क्या है कि हमने वो परफॉर्मेंस नहीं की जिसकी वजह से तुम्हें फाइनेंशियल लॉस हुआ, और उस लॉस के बदले में मैं आपको कंपनसेट कर रहा हूँ। ठीक है, उस लॉस के बदले में मैं आपको कुछ कुछ प्राइस दे रहा हूँ, पूरा तो नहीं दे रहा लेकिन कुछ कंपनसेट कर पा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे हादसे होते हैं, ठीक है, रेलवे वगैरह में, तो वो क्या है, कंपनसेट डैमेजेस क्लियर क्लेम करते हैं या कंपनसेट डैमेजेस देते हैं कि भाई कंपनसेट कर सकते हैं हम, वो चीज सेम वापस नहीं ला सकते लेकिन उसका कंपनसेट कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंशियल यानी कि जो भी डायरेक्ट डैमेज हुआ है, अग्रीव्ड पार्टी को जो लॉस हुआ है डायरेक्ट ब्रेच होने के कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है, यानी कि जो उसने अपॉर्चुनिटी खोई है या कुछ एडिशनल एक्सपेंस लग गए, ठीक है, वो सब उसको कॉन्सिक्वेंस डैमेजेस कहते हैं। नॉमिनल डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस क्या है, नॉमिनल डैमेजेस यानी कि नॉर्मल डैमेजेस, कोई ज्यादा बड़ा फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ है, नॉर्मल आने जाने का खर्चा या कुछ नेचुरली लॉस हुआ है। ठीक है, पुनिटिव डैमेजेस, पिनिटिव डैमेजेस क्या है, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, एग्जाम्पलरी डैमेजेस, ठीक है, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट के ब्रेच होने पे बी पार्टी को जो एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलना था या कुछ, वो नहीं मिल पाया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या है, कोई एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, रेमेडी दैट एक्वायर द ब्रेचिंग पार्टी टू फुलफिल देयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट में बोला गया है वो उसको करना पड़ेगा, और अगर उसने वो नहीं किया तो जो सामने वाले को लॉस होता है, मनी का डैमेजेस होता है, वो उसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, किस केस में होता है, ज्यादातर सेल्स ऑफ रियल इस्टेट के केस में। ठीक है, रिसेशन, रिसेशन क्या है, कैंसलिंग और टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, आप खुद ही कैंसिल कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर उसकी वजह से जो सामने पार्टी को लॉस हुआ, अब मान लो आपने बोला 20 कुर्ते बना दो, ठीक है, और आपने उससे 20 कुर्ते बाद में उसको फोन करके बोल दिया नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, तो उसने जो बनाए या उसने जो मटेरियल लिया उसका जो उसको लॉस हुआ वो कंपनसेट करना पड़ेगा। रिस्टिट्यूशन, रिस्टिट्यूशन क्या है, रिस्टोरिंग द एग्रीड पार्टी टू द पोजीशन दे हैव इन द बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि मान लो उसका 10,000 का लॉस हुआ इस कॉन्ट्रैक्ट में आते आते, उसको वो सारा लॉस कंप्लीट कर देना, उसको पुरानी वाली सिचुएशन में वापस ले आना कि हम दोनों अब बराबर हो गए, ना तेरा लॉस ना मेरा लॉस। लिक्विडेट डैमेजेस, लिक्विडेट डैमेजेस क्या है, डिटर्मिनेट डिटर्मिनेट अमाउंट स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज अग्री टू पे इन अ इवेंट ऑफ अ ब्रेच। ठीक है, जो पार्टी अग्री करती है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो मैं तुझे इतना पे करूंगा। ठीक है, यानी कि सामने दोनों पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो बोल रही है कि अगर हमने गलती से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया या हम नहीं कर पाए तो क्या होगा, हम इतना आपको पे करेंगे उसके। नाउ वेरियस टाइप ऑफ गारंटी इन डिटेल, गारंटी क्या होती है, गारंटी कितनी तरह की होती है। ठीक है, अलग अलग तरह की गारंटी आ गई। सिंपल गारंटी, गारंटी तो आपको पता है ना, गारंटी देना, ठीक है, किसी का पक्ष रखना, गारंटी लेना। तो गारंटी क्या है, एक तरह का प्रॉमिस है, ठीक है, कि हम आपका डेट पे करेंगे, आपको लॉस नहीं होने देंगे, आपको कोई लॉस होगा तो हम बियर करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल गारंटी हो गई, इन रिटर्न या ऑरल आपने दे दी, वो हो गया सिंपल। स्पेसिफिक किसी एक चीज को लेके, ठीक है, आप बोलते हो कि अगर ट्रांसफर में कुछ हुआ तो मेरी गारंटी है, ठीक है, अगर इसके ये वाले पार्ट में कुछ गड़बड़ आई तो मेरी गारंटी है, तो ये क्या है, स्पेसिफिक गारंटी है कि कुछ लिमिटेड टाइम और लिमिटेड चीजों पे। कॉन्टिन्यू गारंटी, कॉन्टिन्यू की गारंटी क्या है, प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, ये क्या कॉन्टिन्यू गारंटी, कि जब तक जो गारंटी लेने वाला है वो एक बार गारंटी ले नहीं लेता, ठीक है, जब तक वो एक बार गारंटी ले नहीं लेता तब तक ये कॉन्टिन्यू गारंटी चलती है। लिमिटेड गारंटी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है,
ठीक है, एक बार टाइम चला गया, जैसे आपको मिलता है 1 साल 2 साल, उतने देर के लिए होती है, तो वो लिमिटेड है। कॉर्पोरेट गारंटी, कॉर्पोरेट गारंटी क्या है? प्रोवाइड बाय वन कंपनी फॉर द डेट और ऑब्लिगेशन ऑफ अदर कंपनी. Corporate guarantee are commonly used in business transactions such as loan or credit agreements, or provide assurance to creditor that they will be repaid even if the borrower company default. अब इसमें क्या है, कॉर्पोरेट गारंटी में गारंटी लेना कि अगर दो कंपनियां हैं, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी की गारंटी लेगी कि अगर ये कंपनी पे नहीं करती है तो इसके बदले में मैं पे कर दूंगी। ठीक है, तो ये कॉर्पोरेट गारंटी हो गई। परफॉर्मेंस गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी क्या है? परफॉर्मेंस बॉन्ड में आ जाते हो आप एक, ठीक है। वन पार्टी टू अनदर पार्टी टू इंश्योर दैट सेटिस्फेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इफ द कॉन्ट्रैक्टर और अप्लायर फेल टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशन, द गारंटर रिक्वायर्ड टू कंपनसेट द अदर पार्टी फॉर द लॉस। ठीक है, परफॉर्मेंस गारंटी जो आपने परफॉर्मेंस के लिए प्रॉमिस किया है, वो परफॉर्मेंस आप परफॉर्म करते हो। अगर आप उस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने में लैग कर जाते हो या नहीं कर पाते हो परफॉर्म, तो क्या है, आपको दूसरी पार्टी को उसके बदले में कंपनसेट करना पड़ेगा। देन फाइनेंशियल गारंटी, फाइनेंशियल गारंटी क्या है? एक पार्टी दूसरी पार्टी को रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस करती है, जैसे लोन और बॉन्ड हो गए। ठीक है, आपको उसके बदले में पेमेंट वापस करनी पड़ती है इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया, आप उनको पेमेंट वापस करते हो फाइनेंशियल गारंटी देके। पेरेंटियल गारंटी, पेरेंटियल गारंटी क्या है? पेरेंट कंपनी जो सपोर्ट देती है अपनी सबॉर्डिनेट कंपनी को, ठीक है, जो पेरेंट कंपनी जो है गारंटी लेती है सारे फाइनेंशियल अफेयर्स की, ठीक है, अपने सबॉर्डिनेट कंपनी की, उसको बोलते हैं पेरेंटियल गारंटी। देन राइट ऑफ सिक्योरिटी इन डिटेल, राइट ऑफ श्योरिटी क्या होता है? श्योरिटी का मतलब पता है ना, श्योरिटी देना। ठीक है, गारंटी का ही पार्ट है श्योरिटी। ठीक है, राइट ऑफ श्योरिटी इन डिटेल यानी कि टर्म ऑफ श्योरिटी, agreement and relevant laws. Here there are right typically afforded to a surety. Right to exoneration. The surety has the right to exoneration from liability once the principal debt fulfill their obligation under the contract. If the principal debt perform as agreed, the surety obligation under the security agreement as discharged. ठीक है, वही है, अगर आपको सामने वाली पार्टी जो उसने लाइबल है जो वो करने के, या जो उसने बोला है कि वो ये करेगी, ठीक है, अगर तो वो कर देती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो फिर आपके पास राइट ऑफ श्योरिटी होता है, आप उससे राइट ऑफ श्योरिटी लेते हो, ठीक है, कि आप ये करोगे। ठीक है, और अगर वो कर देती है तो ठीक है, नहीं करती तो फिर उसके ऊपर लाइबिलिटीज लगती है। राइट ऑफ सब्रोगेशन, सब्रोगेशन क्या है? Step into the shoes of the creditor after fulfilling their obligation and the pursue any right or remedy that the creditor has engaged the principal debtor. This allow the surety to seek reimbursement from the principal debtor for any amount paid on their behalf. हाँ जी, इसका क्या मतलब है? सब्रोगेशन का क्या मतलब है? सब्रोगेशन का क्या मतलब हुआ? सब्रोगेशन क्या है कि पुट क्या लिखा है? श्योरिटी टू पुट स्टेप इनटू द शूज ऑफ द क्रेडिटर आफ्टर फुलफिलिंग देयर ऑब्लिगेशन, यानी कि अपने सिर से बाहर उतार दो। आप श्योरिटी दे रहे हो उनको, आप श्योरिटी ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग एक पर्सन का राइट है कि वो दूसरे पर्सन के शूज में पैर रख सकता है। ठीक है, लाइक आप मनी रिकवर करा रहे हो अपनी थर्ड पार्टी से, जैसे कि आप बोलो कि आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट किया किसी और ने, आपकी कार का एक्सीडेंट हुआ किया किसी और ने, बट आपको कार की जो पेमेंट है वो कौन दे रही है? वो इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। क्यों? क्योंकि आपने उसका इंश्योरेंस करवाया था, तो यानी कि थर्ड पार्टी के द्वारा पे किए जाना।
राइट टू कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट टू कॉन्ट्रीब्यूशन, मल्टीपल सिक्योरिटी फॉर द सेम डेट और ऑब्लिगेशन। एक ही डेट के लिए आप जब मल्टीपल क्या ले लेते हो, ऑब्लिगेशंस ले लेते हो, मल्टीपल चीजों से आप सिक्योरिटी ले लेते हो, श्योरिटी ले लेते हो। ठीक है, लाइक आप म्यूचुअल फंड आप एक जगह सारा ना इन्वेस्ट करके अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो, तो वो कॉन्ट्रीब्यूट हो गया। राइट ऑफ सेट ऑफ, सेट ऑफ यानी कि any amount owned by them by the principal debtor against the amount they are required to pay as a surety. This can help reduce the surety ability and minimize their financial exposure. ठीक है, तो प्रिंसिपल का पहला राइट बनता है कि वो पहले अपने जो भी उसने श्योरिटी दी हुई है, एक मिनट, हाँ जी मैंने म्यूट किया था 1 मिनट के लिए, इसलिए नहीं आवाज आ रही थी। हाँ जी, हम कहाँ पे थे, सिक्योर श्योरिटी पे थे। ठीक है, राइट टू डिफेंसेस, राइट टू डिफेंसेस क्या है, तो श्योरिटी में assert any defense available to the principal debtor against the creditor, include defenses based on the ability of enforceability of the underlying contract. The surety liability may still be unenforceable if the defensor have not successful। हाँ जी, इसमें क्या कह रहा है वो, surety has the surety may assert any defenses available। क्या बोल रहे हो अब आप, मैम सेट ऑफ के बारे में बता दो। सेट ऑफ बताया, तो सेट ऑफ एनी अमाउंट ओन टू देम बाय द प्रिंसिपल डेटर अगेंस्ट द अमाउंट दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है, उन्होंने कोई भी अमाउंट आपसे लिया तो आप उनकी ड्यूटी बनती है कि वो पहले आपको सारा अमाउंट सेट ऑफ करें। ठीक है, किसी ने भी आपसे कोई अमाउंट लिया है तो पहले उसकी ड्यूटी है कि वो पहले आपको सारा अमाउंट सेट ऑफ करेंगे,
ठीक है, पहले प्रिंसिपल अमाउंट डेटर की पे की जाएगी। ठीक है, आप भी पहले उनका इंटरेस्ट पे करते हो, बाद में अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हो। ऐसे ही होता है ना लोन वगैरह में भी। तो इसका मतलब यही। राइट टू सिक्योरिटी, राइट टू सिक्योरिटी का मतलब क्या है? डिमांडेड सिक्योरिटी और कोलेटरल फ्रॉम द प्रिंसिपल। ठीक है, जब आप लोन लेने जाते हो तो वो बैंक वाले आपसे कुछ सिक्योरिटी रखते हैं, लाइक आपका गोल्ड रखते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, कि हमें भी तो सिक्योरिटी हो कि आप हमारा पैसा लेके भागेंगे नहीं, तो उसको बोलेंगे राइट टू सिक्योरिटी। ठीक है, राइट टू डिफेंस, आपके पास राइट है, आप डिफेंस कर सकते हो। ठीक है, अपने अगेंस्ट, अगर आपके अगेंस्ट कोई कुछ क्रेटर कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास राइट है कि आप उसके अगेंस्ट बोल सकते हो। राइट टू नोटिस, राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ एनी, अगर कोई सामने वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रेच कर रहा है तो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो आपको नोटिस दे। अगर वो आपको नोटिस नहीं देता है तो जो भी लॉस होता है उसको इंटरेस्ट समेत आपको देना पड़ेगा। ठीक है, लाइक आप जॉब भी करते हो तो आपको 2 महीने पहले अपनी देनी पड़ती है कि सर हमने जॉब छोड़नी है, या उन्होंने निकालना होता है तो वो भी आपको एटलीस्ट 1 मंथ पहले बताते हैं। ठीक है, देन राइट टू indemnification. The surety may have the right to be done indemnification by the principal debtor for any losses, expenses, or liabilities incurred as a result of fulfillment their obligation under the security agreement. The indemnification typically covers reasonable cost, fees, and other expenses incurred by the security. ठीक है, अगर आप डेटर होकर, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर को अगर कोई लॉस होता है, ठीक है, कोई लॉस होता है उसको उसकी सिक्योरिटी एग्रीमेंट के अंदर, तो वो जो है वो आपसे रीजनेबल जो कॉस्ट है वही कवर कर सकता है बस। ठीक है, आपकी या उसकी या आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप जो है उससे रीजनेबल जो है वही कवर कर सकते हो, सिर्फ रीजनेबल कॉस्ट कवर कर सकते हो, फुल अमाउंट कवर नहीं कर सकते। नाउ डिटेल नोट ऑन डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लाइबिलिटी, लाइबिलिटी से श्योरिटी जो है कैसे डिस्चार्ज होती है, ये हमें उसके बारे में बताना है। फर्स्ट आ गया परफॉर्मेंस बाय द प्रिंसिपल डेटर। द मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे फॉर द श्योरिटी टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी इज द प्रिंसिपल डेटर फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर प्रिंसिपल डेटर अपना सारी ड्यूटीज परफॉर्म कर देता है, ठीक है, सारा काम कर देता है, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल डेटर कौन है? वो पर्सन जिसने सारा लोन खरीदा है, लोन लिया है। ठीक है, जिसने लोन लिया है आपसे, या जिसके सिर पे कोई भार है। ठीक है, जिसने लोन लिया है, मान लो मैंने लोन लिया है तो मैं प्रिंसिपल डेटर हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सारा लोन पे कर देती हूँ तो सिंपली क्या हो गया, परफॉर्म हो गई। तो परफॉर्म होने के बाद सारी ड्यूटी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई, कि सारा काम मैंने परफॉर्म कर दिया, मैंने सारे पैसे दे दिए, उन्होंने मुझे मेरा मेरा जो भी फॉर्म बनता था, जो भी पैसे बनते थे, उन्होंने मेरे से ले लिए। तो अब इसके बाद क्या होगा, सारा परफॉर्मेंस डिस्चार्ज। एक्सपिरेशन ऑफ टाइम, टाइम लिमिट जो दी होती है, ड्यूरेशन दी होती है, अगर हम उसमें डिस्चार्ज कर देते हैं या पीरियड जो है एक्सपायर हो जाता है हमारा, तो भी हमें क्या हो जाता है, अपने आप ही वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, डिस्चार्ज होता है, नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वही कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, नहीं। तो आपको डिफॉल्ट भी माना जाता है कि आपने इस टाइम के अंदर अंदर पे नहीं किया। जैसे आप क्रेडिट कार्ड लेते हो, ठीक है, उसकी एक स्टेटमेंट का टाइम आता है, डेट आती है। ठीक है, अगर आप उस स्टेटमेंट में नहीं पे करते हो तो आपको चार्जेस लगते हैं ना, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगता है एक्स्ट्रा। दैट इज द थिंग। ठीक है, कि आपको एक टाइम पीरियड दिया हुआ है, आप उस टाइम में परफॉर्म करोगे, ठीक है, नहीं करोगे तो आपको एज ए डिफॉल्ट ही मान लिया जाएगा, तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो उसी तारीख तक था। तो वो वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो और नया कॉन्ट्रैक्ट फिर बन जाए। देन रिलीज बाय द क्रेडिटर, क्रेडिटर रिलीज कर दे। ठीक है, आपको क्रेडिटर रिलीज कर दे, क्रेडिटर बोले बस ठीक है दे दिया, ओके, रिटर्न डॉक्यूमेंट जो भी है उसमें आपको डिस्चार्ज कर दे कि अब इससे मैंने कुछ नहीं लेना, तो भी आप रिलीफ हो जाओगे। मटेरियल अल्टरनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इफ द टर्म ऑफ द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट आर मटेरियली अल्टर विदाउट द श्योरिटी कंसेंट, अगर आपसे बिना पूछे मटेरियल में या जो आपने प्रोमिस किया थे उसमें हेर फेर की जाती है, कुछ चेंज किया जाता है,
तो भी आप अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाते हो कि आपको बता के नहीं किया गया, तो आप उसमें से फिर डिस्चार्ज हो जाते हो, फिर आपकी ऑब्लिगेशन नहीं रह जाती। बैंक करप्ट और सॉल्वेंट, अगर आप बैंक करप्ट हो गए और सॉल्वेंट हो गए, अब आप बोलो, आप क्रेडिटर वालों को बोलो कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, ठीक है, हम पे ही नहीं कर सकते, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेच हो जाएगा। ठीक है, वो आपसे कहेंगे कि पहले 3-4 दिन गेड़े मारेंगे, फिर कम कर देंगे पैसे। ठीक है, तो अब आप बैंकरप्ट ही हो गए, आपके पास पैसा ही नहीं है, घर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो फिर कोई क्या ही कर सकता है ना। रिलीज बाय द श्योरिटी, श्योरिटी के साथ रिलीज करना। ठीक है, वॉलंटरी आपने किसी और को दे दिया, या नोटिस पीरियड आ गया आपको क्रेडिटर की तरफ से कि भाई आपका टाइम खत्म होना है, या मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे को श्योरिटी दे दो कि मैं इतने तक पे कर दूंगा और मैं फिर आपको यहाँ से क्या कर दूँ, डिस्चार्ज कर दूँ, तो वो डिस्चार्ज करता है बाय श्योरिटी। इलीगैलिटी, अगर आपके कोई कॉन्ट्रैक्ट में इलीगल है कोई चीज, ठीक है, कोई इलीगल चीज कर रहे हो आप, या आपका कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, गलत चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। डेथ, अगर डेथ हो गई, ठीक है, अगर जो पर्सन है, जो डेटर है, जिसने पे करना है सारा अमाउंट, उसकी डेथ हो जाती है और उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ब्रेच हो गया। ठीक है, नाउ डिफरेंट बिटवीन आ गया गारंटी और एडमनिटी। गारंटी और एडमनिटी, गारंटी क्या है? गारंटी इज द ट्री पार्टी एग्रीमेंट इन्वॉल्व्स थ्री पार्टीज। ठीक है, इसमें 3 पार्टी इंक्लूड होती है गारंटी में। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि इंश्योरेंस पार्टी पे कर रही है हमारा, वो किसमें था? गारंटी में ही था। पहली पार्टी क्रेडिटर, जिसको पैसा पे करना है। डेटर, जिसने पे करना है, जिसने लोन लिया हुआ है। थर्ड, जो गारंटी लेगा उसकी, कि ये पे कर देगा अमाउंट। ठीक है, तो 3 पार्टी होती है इसमें। एडमनिटी में क्या होता है? 2 पार्टी के बीच में होता है, एक एडमनीफायर होता है और एक एडमनिटी होल्डर होता है। एडमनीफायर कौन है? जो प्रॉमिस कर रहा है कि वो सारे लॉसेस, जो भी एडमनिटी होल्डर को लॉस होंगे, वो सारे क्या है, बियर करेगा, सारे वो ही पे करेगा अगर एडमनीफायर को कोई लॉस होता है। ठीक है, एडमनी होल्डर जो है वो पे करेगा। पार्टीज इन्वॉल्व हमने बता दिया, इसमें 3 होती हैं, इसमें 2 होती हैं। नेचर क्या है ऑब्लिगेशन का? इसमें सेकेंडरी ऑब्लिगेशन होती है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड पार्टी नहीं आई, इसमें थर्ड पार्टी इंक्लूड है, इसलिए इसका जो ऑब्लिगेशन है वो भी किस पे ट्रांसफर हो जाती है? सेकेंडरी ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी पे चली गई। और एडमनीफायर में ऑब्लिगेशन किस पे रहती है? प्राइमरी पे ही रहती है, क्योंकि एडमनी होल्डर ने बोला है कि अगर कोई लॉस होगा तो मैं बियर करूँ। देन एक्सटेंड ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एक्सटेंड कितना कर सकते हो? को एक्सटेंसिव होती है। ठीक है, ये मतलब डेटर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर डेटर डिफॉल्ट कर देता है या टाइम के परे परे चल जाता है, तो फिर उस पे डिपेंड करता है। और इस पे लाइबिलिटी कैसे एक्सटेंड होती है? ये एडमनिटी होल्डर पे एक्सटेंड करती है, क्योंकि लॉस जो होंगे वो बियर करेगा ना, तो उस पे एक्सटेंड करती है। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, बैंक ने गारंटी लेके लोन दे दिया, तो प्रॉमिस कर दिया गारंटियर ने कि वो पे करेगा, और अगर वो पे नहीं करेगा तो जो एक थर्ड पार्टी है जो गारंटी दे रही है उसकी, वो पे करेगी। ठीक है, और इसमें अ सेलर ऑफ गुड्स में प्रोवाइड एन एडमनिटी टू द बायर, बायर को उसने गुड बेचा सेलर ने। ठीक है, अब बायर सेलर क्या कह रहा है कि अगर आपको इस गुड से कोई नुकसान होता है, तो इस गुड को जो रिपेयर है या इसका लॉस है, वो मैं भी। नाउ कॉन्ट्रैक्ट और खासी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही मतलब ये क्वेश्चन इतना घुमा हुआ है, खासी कॉन्ट्रैक्ट कभी याद ही नहीं रहता किसी को। तो खासी कॉन्ट्रैक्ट वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ो तो याद करो अच्छे से इसको। ठीक है, बट ये ऑलमोस्ट हमेशा भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे पॉइंट्स में याद करते हो तो याद रहेगा। तो डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की क्या है? एक लीगल एनफोर्समेंट एग्रीमेंट है, 2 पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है, म्यूचुअल अग्रीमेंट हो रहा है कि म्यूचुअली वो दोनों एक चीज पे लाई करें कि हम ये चीज करेंगे, ये वाला एक्ट हम परफॉर्म करेंगे। दोनों पार्टी अग्री कर रहे हैं, इसलिए ये क्या है? लॉफुली एग्रीमेंट हो रहा है। और खासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लीगल फिक्शन क्रिएट बाय द कोर्ट टू प्रिवेंट अनजस्ट एनरिचमेंट व्हेन वन पार्टी रिसीव अ बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर विदाउट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, खासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ठीक था,
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी बातें थी जो सेकंड पार्टी को नहीं पता थी, ठीक है, या सेकंड पार्टी को पता भी थी पर उसके ध्यान में नहीं थी, तो लीगली उस पे एक ऐसी एक्शंस लिए जाते हैं कि ऐसा ना हो कि जो फर्स्ट पार्टी है वही सारा बेनिफिट ले जाए और सेकंड पार्टी सिर्फ लॉस ही बियर करती रहे। तो लीगली कुछ चेंजेस लाए जाते हैं उसमें। लीगल मतलब कानून के तरह से कानून का कोई एजेंट या कानून का कोई गार्डियन उसमें चेंज करता है ताकि बेनिफिट जो है दोनों में बटे, ठीक है। फॉर्मेशन ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है, म्यूचुअली दोनों म्यूचुअली अग्री होते हैं इसमें। ये म्यूचुअली अग्री नहीं होते इसमें, ठीक है। दो पार्टी है, साथ में एक लो है, ठीक है, जो कि अनफेयर होने से बचाती है। वॉलंटरी ऑब्लिगेशन, वॉलंटरी ऑब्लिगेशन, ठीक है, दोनों पार्टीज वॉलंटरी ऑब्लाइज होते हैं अपने काम के लिए जो भी वो कर रहे हैं, और यहाँ पे दोनों पार्टी को लॉ ऑब्लाइज करता है कि आप ऑब्लाइज हो, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। एनफोर्स बाय द लॉ, ये एनफोर्स बाय द लॉ है, और खासी कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्स बाय द लॉ है, ठीक है। इसमें कुछ लीगल रेमेडीज अवेलेबल होती हैं कि ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसमें क्या है, कंपनसेट करना पड़ता है दूसरी पार्टी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में आप सिर्फ ब्रेच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कंपनसेट करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो, ठीक है। जैसे कि एक रिटर्न एग्रीमेंट है बायर और सेलर के बीच में हुआ है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट। और एक मिस टेकिंग पे अनदर पर्सन बिलीविंग दैट ओन अ डेट बट इन रियलिटी नो डेट एग्जिस्ट, ठीक है। एक पर्सन को गलती से बोल दिया कि तेरे पे लोन है, ठीक है, और वो लोन पे कर जा रहा है बट रियल में उसके ऊपर कोई भी लोन नहीं, तो ये क्या है, ये खासी कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? हाँ जी, इज इट क्लियर? आज का चैप्टर क्लियर है, आज के क्वेश्चन क्लियर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल कंटिन्यू। ओके।